ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं पेपर टू। तो पेपर टू में क्या होता है, आपके सामने एक केस स्टडी दी हुई होगी। और केस स्टडी के बाद आपके सामने सवालात रखे गए होंगे और उन सवालात के जवाब आपने देने होंगे। अब इसमें एक बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहला काम हमें केस स्टडी को रीड करना आता हो, क्योंकि केस स्टडी से ही पॉइंट देने होते हैं, केस स्टडी से ही पॉइंट देने होते हैं। तो आप लोगों ने एक काम करना होगा कि जब भी आप केस स्टडी पढ़ें तो कोशिश करें इस केस स्टडी का आप लोग जो है वो वाला पार्ट पढ़ लें, सी डी पार्ट पढ़ लें। सी डी पार्ट लाजमी पढ़ लिया करें क्योंकि वो मेन एलिमेंट होते हैं। बल्कि बी का सेकंड पार्ट भी पढ़ा करें। तो अगर आप इसका क्या नाम है सी पार्ट पढ़ते हैं, तो सी पार्ट में बोला है कि नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स बताएं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स बताएं फ्रूट पिकर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए। हम देखते हैं, अब इसको केस स्टडी को पढ़ते हैं। दूसरा आपने डी पार्ट में बोला है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करें, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन की बात करें, स्पेशली स्टेक होल्डर से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा जी। तो अब जरा हम केस स्टडी को एक बार पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप समझते हैं कि नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड के लिए काम आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सस्टेनेबिलिटी के लिए काम आ सकती हैं, उनको हम क्या करते थे, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लिया करिए, क्योंकि जब हमें सवाल का आंसर देना होगा उन इंपॉर्टेंट चीजों को हमें सामने रखना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एफ एफ इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये बात आप हाईलाइट कर लें। इसके जो ऑनर होंगे उनका नाम सोल्टेड नहीं होगा। इनके ऑनर का नाम जो है वो, आपका अल्लाह भला करे, इनके ऑनर का नाम जो है वो पार्टनर नहीं होगा। इनके ऑनर का नाम क्या होगा, शेयर होल्डर होगा। तो अगर आप आंसर में शेयर होल्डर का वर्ड यूज करते हैं तो वो भी किस में काउंट होगा, एप्लीकेशन में काउंट होगा। ठीक है। डेट प्रोवाइड पैकेज फ्रूट टू द इंडस्ट्रियल मार्केट। किसी को पता है इंडस्ट्रियल मार्केट किसे कहते हैं? एक होती है कंज्यूमर मार्केट, एक होती है इंडस्ट्रियल मार्केट। आप, जी बेटा, इंडस्ट्रियल मार्केट किसे कहते हैं, कंज्यूमर मार्केट किसे कहते हैं, एनी आइडिया बेटा? जी। चले जी। सो इंडस्ट्रियल मार्केट उसे कहते हैं जब जब आप दूसरे बिजनेस को सेल कर रहे हो। तो मेरा सवाल है, ये पैकेज फ्रूट सेल करता है। पैकेज फ्रूट कौन खरीदता है? एक तो हम खरीदते हैं, लेकिन हम किससे जाके खरीद रहे होते हैं? हम सुपरमार्केट से जाके खरीद रहे होते हैं। हम वही पैकेज फ्रूट जो है रेस्टोरेंट से जाके खरीद रहे होते हैं। हम किसी मॉल में जाके खरीद रहे होते हैं। हम किसी सुपर स्टोर से, डिपार्टमेंटल स्टोर से जाके खरीद रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके ओनर जो होंगे वो शेयर होल्डर होंगे। और दूसरी बात, ये एक पैकेज फ्रूट का बिजनेस कर रहा है। तो ये अपना माल किसको सेल करता होगा, रेस्टोरेंट्स को, सुपर स्टोर को, डिपार्टमेंटल स्टोर को सेल करता होगा। फाइनल कंज्यूमर के पास का माल नहीं जाता होगा, वो डायरेक्ट ये नहीं करता होगा, कोई और करता होगा। तो ये चीजें आपको पढ़ना आती हो, क्योंकि केस स्टडी में जब हम आंसर देंगे हम कोशिश करेंगे इन्हीं चीजों को सामने रखकर क्या करेंगे, आंसर देंगे। आगे चलते हैं। द फर्म ग्रोज अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट फ्रूट इंक्लूडिंग एप्पल्स। क्या करती है, एप्पल को ग्रो करती है, बनानास को ग्रो करती है, स्ट्रॉबेरीज को ग्रो करती है, मतलब इसके फर्म है, इसकी जमीनें हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेबर इंटेंसिव, सारा का सारा काम लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव मतलब प्रोपोर्शन ऑफ लेबर ज्यादा है, प्रोपोर्शन ऑफ लेबर ज्यादा है बनिस्बत कैपिटल के। एफ एफ एम्प्लॉइज 80 फ्रूट पिकर्स, इसके पास 80 फ्रूट पिकर्स हैं। एंड यूजेस पीस रेट, ये पीस रेट यूज करता है। पीस रेट में क्या होता है, जितने फ्रूट पिक किए होंगे उसके हिसाब से हम उनको पैसे दे रहे होंगे। ठीक है। अब इसने एक नीचे टेबल दिया हुआ है, डेटा अबाउट एफ एफ फ्रूट पिकर्स पेमेंट्स। ये इसने पेमेंट्स का डेटा दिया हुआ है कि हम एप्पल पर बॉक्स के हम ₹2 देते हैं अपने फ्रूट पिकर्स को। बनाना के एक बॉक्स को पैक करने के हम 1.5 देते हैं। और उसके बाद जो है क्या नाम है, स्ट्रॉबेरीज को पिक करने के हम $3 देते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी होगी तो उसके रेट ज्यादा होंगे। आगे चलते हैं। मोटिवेशन अमंग द फ्रूट पिकर इज पुअर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब भी केस स्टडी पढ़ो तो केस स्टडी पढ़ने से पहले सी एंड डी पार्ट पढ़ लो। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, बता सकते हैं? एनालाइज टू नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स दैट एफएफ कुड यूज टू मोटिवेट इट्स फ्रूट पिकर्स। फ्रूट पिकर्स को खुश करने के लिए क्या करें? तो गाइज अब देखें, पहले ये क्या करता था, पीस रेट देता था, पीस रेट देता था। ठीक है। इसके एम्प्लॉयज की मोटिवेशन क्या है, पुअर है। तो वो क्यों पुअर है, ये पॉइंट हमें जहन में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे आंसर देने से। तो पहला, पुअर इंडक्शन फॉर न्यू एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉय आता है उसको आप प्रॉपरली गाइड नहीं करते, उसको प्रॉपरली आप गाइडेंस नहीं देते, नॉलेज नहीं प्रोवाइड करते। इंडक्शन ट्रेनिंग में ये होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी बताई जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। तो कोई प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती, तो एम्प्लॉयज परेशान रहते हैं, पैसे कटते होंगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती होगी, काम प्रोडक्टिव नहीं होता होगा, ये सारा। अच्छा जी। नो इंकरेजमेंट ऑफ मल्टी स्किलिंग, मतलब बस सारी जिंदगी एक ही जगह काम करते रहो, सारी जिंदगी एक ही जगह काम करते रहो। मतलब अगर किसी बंदे के अंदर सलाहियतें ज्यादा हैं तो वो इस्तेमाल होनी चाहिए। अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा,
एक बंदा है वो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, आप सिर्फ बैटिंग ही करवा रहे हो, बॉलिंग करवा ही नहीं रहे। तो कुछ सिस्टम होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद एन ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। हम लोग जो है लेबर को डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनाते। ठीक है, हम लेबर को अपने डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनाते। इसका मतलब अगर उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाए, एम्पावरमेंट दें, इससे क्या होगा, उनको फायदा होगा। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा। ये वाला ये वाला जो पैराग्राफ है ये हमें हेल्प करेगा सी पार्ट का आंसर देने में। सी पार्ट का आंसर देने के लिए ये वाला पैरा यूज करना जरूरी है। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो देयर शुड बी नो मार्क्स। ठीक है, नॉन नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड तो बहुत सारे हैं, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने ये वाला पार्ट यूज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलो हम सी पार्ट पहले ही कर लेते हैं। सी पार्ट पहले ही कर लेते हैं। एनालाइज टू नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर दैट एफ कुड यूज टू मोटिवेट इट्स फ्रूट पिकर्स। तो क्या कहते हैं पहले तो मुझे पता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। अच्छा, इस सवाल का आंसर देने से पहले आपने क्या करना होगा, एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, मोटिवेशन की डेफिनेशन देगा। मोटिवेशन की डेफिनेशन देगा, वन लाइनर डेफिनेशन देगा। वन लाइनर डेफिनेशन देगा। मोटिवेशन क्या होती है सर? इट इज अ फोर्स विच इनकरेज वर्कर टू वर्क हार्ड। ठीक है, विच इनकरेज वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एफर्ट, ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद मोटिवेशन की डेफिनेशन देने के बाद आप लोग हवाला देंगे नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का। तो गाइज मुझे बता सकते हैं नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? एनीवन? आप लोग बेटा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स करेंगे तो फायदा होगा ना। जी गाइज, मुझे बता सकते हैं कि नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्या होते हैं? एनीवन? फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है। ट्रेनिंग, फ्रिंज बेनिफिट से बड़ा इख्तिलाफ है, तो फ्रिंज बेनिफिट को मत इंक्लूड करना। ठीक है, ट्रेनिंग हो गया। और बेटा रेहान, बेटा नॉन फाइनेंशियल, मैंने पूछा नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड होते ही क्या है? नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड बेटा, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड बेसिकली दीज, ये वो चीजें होती हैं, ये वो चीजें होती हैं जो वर्कर को इनकरेज करती हैं। ठीक है ना, दीज आर नॉन मॉनिटरी कह लें आप इसको। ये ऐसे ये बेनिफिट्स होते हैं, ये इंसेंटिव होते हैं, सॉरी आप कह सकते हैं ये इंसेंटिव होते हैं, ये बेनिफिट होते हैं जो वर्कर को मोटिवेट करते हैं टू प्रोड्यूस मोर एफर्ट। ठीक है, ये इंसेंटिव होते हैं, ये बेनिफिट होते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने मुझे कोई दो बताने इस चीज को देखते हुए। पहले तो हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, नॉलेज हम पहले बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहला आते हैं जरा, एन ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। आप क्या समझते हैं हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें वर्कर को मोटिवेट करना है तो क्या करना चाहिए, जल्दी बताएं हमें। अगर हम ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल यूज कर रहे थे, तो अगर हमें वर्कर को मोटिवेट करना है तो मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक स्टाइल को लाना पड़ेगा। हमें डेमोक्रेटिक स्टाइल को लाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करें, डेमोक्रेटिक को बता दें। डेमोक्रेट दिस मीन करके डेमोक्रेटिक एक्सप्लेन करें कि डेमोक्रेटिक में मैनेजर क्या करेगा, वर्कर्स को वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएगा। वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग का पार्ट्स बनाएगा। वर्कर को डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएगा, हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे। उसमें हम डेमोक्रेटिक बताएंगे कि जो फ्रूट पिकर्स हैं वो उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएगा। जब वो उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा मुझे बताएं, वो वर्कर्स अपने आप को वैल्यूड फील करेंगे, वो वर्कर अपने आप को ट्रस्टेड फील करेंगे। ठीक है, और आप इसमें चाहें किसी थ्योरी का हवाला दे दें, एज आइडेंटिफाइड बाय, एज इंडिकेटेड बाय, तो कोई थ्योरी ऐसी है? या आप इसमें ये कह सकते हैं कि इस तरह करने से इनकी एस्टीम नीड्स पूरी होंगी, एस्टीम नीड्स पूरी होंगी। ठीक है, और ये किसने आइडेंटिफाई किया था, ये मास्लो ने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब वो ज्यादा वैल्यूड फील करेंगे, जब वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएंगे तो वो अपनी इनपुट दे सकते हैं। इनपुट किस तरीके से दे सकते हैं, फ्रूट की पिकिंग के बारे में इनपुट दे सकते हैं। ठीक है ना, वो क्या नाम है, बिजनेस को अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी में इजाफा होगा। उनकी एफिशिएंसी में इजाफा होगा तो बिजनेस की सेल्स में भी क्या होगा, इजाफा होगा। ये एक पॉइंट मैंने आपको समझाया। तो आपने बताया डेमोक्रेट बाय इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, फिर दिस मीन करके इसको अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करें, दिस मीन दैट मैनेजर विल इन्वॉल्व फ्रूट पिकर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो फ्रूट पिकर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाएगा और उसको थोड़ा बताएं कि किस तरह के डिसीजन हो सकते हैं। टाइमिंग के वाले डिसीजन हो सकते हैं, फ्रूट पिक करने के वाले डिसीजन हो सकते हैं, डिफरेंट डिसीजन, वो डिसीजन एप्लीकेशन अच्छी करें।
अच्छा जी, इससे आगे क्या होगा, वो अपने आप को वैल्यूड फील करेंगे, ट्रस्टेड फील करेंगे, एज इनकी एस्टिमेट्स पूरी होगी जैसे कि मास्टर ने आइडेंटिफाई किया था। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उनकी एफिशिएंसी में इजाफा होगा, वो अच्छे तरीके से अपने काम को सरंजाम देंगे। ठीक है, और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा, बिजनेस की सेल्स में एंड प्रॉफिट में इजाफा होगा। ये एक पॉइंट हो गया। इस तरीके से अपने 8 मार्क्स के सवाल में पॉइंट्स देना है। तो कोशिश करें जब पॉइंट्स दें तो पॉइंट्स में क्या होगा, सबसे पहले आप पॉइंट बताएं, फिर दिस मीन करके उस पॉइंट को एक्सप्लेन करें। ठीक है, अच्छा जी, फिर आप क्या करें, एज अ रिजल्ट, ठीक है, लीडिंग टू, ये एक सिस्टम याद रखें। आपने पॉइंट बताया डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, दिस मीन करके इसको एक्सप्लेन किया कि डेमोक्रेटिक में होगा क्या, और उसको अप्लाई भी किया। आप इसमें अप्लाई में ये कर सकते हैं कि 80 फुट पिकर की बात भी कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेंगे तो किस तरह के डिसीजन हो सकते हैं वो भी आप बताएं। अच्छा जी, एज ए रिजल्ट इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो वैल्यूड फील करेंगे, ट्रस्टेड फील करेंगे, वो अपना इनपुट शेयर करेंगे, वो अपनी क्रिएटिव आइडियाज शेयर करेंगे। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ेगा। ये वाली बात समझ में आई बेटा आप लोगों को, ताकि मैं आगे दूसरे पॉइंट पे आऊं। अच्छा जी, ये हो गया एक पॉइंट। ये हो गया एक पॉइंट। अच्छा, रेहान बेटा बहुत अच्छा लिख रहा है। और रेहान ने लिखा है, एज देयर इज नो encouragement ऑफ मल्टी स्किल दे कैन इंटरेस्ट देयर जॉब, जॉब रीडिजाइन एंड जॉब रोटेशन, थ्रू विच दे विल लर्न मल्टीटास्किंग, कोहेरेंस विद टीम, एंड दे विल फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा इसमें एप्लीकेशन की थोड़ी सी कमी आ रही है, बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं दूसरा क्या तरीका हो सकता है, मल्टी स्किल का कोई इंकरेजमेंट नहीं है। तो मल्टी स्किल की इंकरेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम मल्टी स्किल के लिए जॉब रीडिजाइन कर सकते हैं। हम मल्टी स्किल के लिए जॉब रीडिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम जॉब को रीडिजाइन करवा सकते हैं, हम जॉब रोटेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब दिस मीन करके इसको एक्सप्लेन करें कि जॉब रोटेशन में क्या होगा। जॉब रोटेशन में जो फ्रूट पिकर होगा, जो हमारे 80 फ्रूट पिकर्स हैं, वो एक डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे। वो कभी कोई फ्रूट पिक कर रहे होंगे, ठीक है, वो हो सकता है फ्रूट की पैकेजिंग कर रहे होंगे, ठीक है, वो फ्रूट की सप्लाई कर रहे होंगे, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे। ठीक है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी स्किल्स में इजाफा होगा, उनकी स्किल्स में इजाफा होगा। और इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, सॉरी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, मतलब वो हर काम कर सकेंगे। ठीक है, वो हर काम कर सकेंगे, इससे उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। साथ में आप ये भी कह सकते हैं, इससे उनकी मोटिवेशन बढ़ेगी, ये वाला पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इससे उनकी स्किल्स में इजाफा होगा, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो वो क्या नाम है, अपने काम को ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कर सकेंगे। ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से करेंगे तो अल्टीमेटली ज्यादा फ्रूट पिक करेंगे, ज्यादा काम करके देंगे, ज्यादा काम करके देंगे तो आपकी सेल्स में इजाफा होगा, अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट में भी इजाफा होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी स्किल्स में इजाफा होगा, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, तो हम बाद में उनकी जॉब्स को हम स्पेशलाइजेशन लेकर आ सकते हैं। मतलब हम कोशिश करेंगे कि वर्कर की जो जॉब प्रोसेस है, मतलब उसको उस जॉब पे लगाएंगे जिसमें वो ज्यादा एफिशिएंट है, उस जॉब पे लगाएंगे जिसमें वो ज्यादा अच्छा है। अल्टीमेटली से क्या होगा, हमारी कॉस्ट में भी कमी आ सकती है और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट भी कह सकते हैं आप इसके अंदर। और कुछ आप इनपुट करना चाहें तो आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं। जी गाइस, आप लोग बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, कह रहे इसमें ये नहीं बोला कि पॉजिटिव बताओ नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इसमें बोला है एनालाइज टू नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। तो जब हम किसी मेथड की बात करते हैं ना, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग एनी मेथड, जैसे आपने जॉब रोटेशन बताया, तो आप इसका डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं कि जॉब रोटेशन में मसाइल आ सकते हैं, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, सीखने में उनको टाइम लगेगा, तो उससे हमारी यानी आउटपुट पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी तरीके से आपने डेमोक्रेटिक का बताया, तो डेमोक्रेटिक का भी आप बता सकते हैं कि सारे एम्प्लॉय जरूरी नहीं स्किल्ड हों और वो डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकें, तो उनको इतना मोटिवेशन न मिले। लेकिन जो एम्प्लॉयज स्किल्ड है उनको मोटिवेशन मिलेगी, वो मोटिवेट होंगे, वो प्रोडक्टिव बनेंगे। तो जब सवाल में मेथड आ जाए 8 मार्क्स के सवाल में, तो आप दूसरी साइड भी बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए जरा इसके ऊपर बताएं। चलो, वैसे पॉइंट तो दो बताने हैं, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि इसके बारे में क्या कहते हैं, पुअर इंडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय, इसके बारे में क्या कर सकते हैं। जी गाइस, जल्दी करें, इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग। सर, इसके बारे में हम ये कर सकते हैं कि हम एक वेल प्लान्ड इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आए। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आए। ठीक है, अब दिस मीन करके इसको एक्सप्लेन करें कि उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएंगे,
हेल्थ एंड सेफ्टी को गाइड किया जाएगा, और वो हर एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी होगा। उसका फीडबैक लिया जाएगा ताकि उसको और बेहतर किया जा सके, प्रोसेस किया जा सके। ठीक है, और उसमें हम सारे के सारे फ्रूट पिकर्स को इन्वॉल्व करेंगे, जो जो न्यूली इंडक्ट होंगे फ्रूट पिकर्स उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि क्या नाम है, एम्प्लॉयज जो होंगे वेल ट्रेंड हो जाएंगे। अच्छा, वेल ट्रेंड हो जाएंगे, वेल ट्रेंड हो जाएंगे, इधर आप कह सकते हैं कि क्या नाम है, वो जब वेल ट्रेंड हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो फ्रूट पिकिंग का काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। फ्रूट पिकिंग का काम अच्छे तरीके से करेंगे, मतलब उसमें जो वेस्टेजेस हैं, उसमें जो डैमेज वगैरह हो जाता है, क्वालिटी इश्यूज हो जाते हैं, वो कम से कम होंगे। जब वो डैमेजेस कम से कम होंगे तो इसका मतलब है कि बिजनेस की जो क्या नाम है डिस्कार्ड की कॉस्ट होती है, बिजनेस की जो डैमेजेस कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर लेते हैं, एम्प्लॉइज को वेल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग से क्या होगा, वो अपने आप को वैल्यूड भी फील करेंगे, उनकी जॉब भी सिक्योर हो जाएगी, वो मिस्टेक्स वगैरह कम करेंगे। मिस्टेक्स कम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट, हमारी हम कॉस्ट इफेक्टिव काम कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट इंप्रूव होगा, हमारा प्रॉफिट बेहतर होगा। जी गाइस, यहाँ तो कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है? एक मिनट, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं कॉल रिसीव कर रहा हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। जब तक आप ऐसा करें, आप ए और बी को जरा देख लें, ए और बी को जरा देख लें। अस्सलाम वालेकुम। यार मैं भी क्लास ले रहा हूँ, मैं घर पे हूँ, लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं घर पे ही हूँ, घर पे हूँ। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। बेटे ये वाली बात समझ में आ गई मेरे, ये जो मैंने बी पार्ट आपको समझाया, और सॉरी सी पार्ट समझाया, इसमें लिखा हुआ था एनालाइज टू नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। आप उन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर को इंडिकेट करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, मैं अगेन बोलूंगा केस स्टडी को पढ़ें। अगर आपने बोनस लिख दी, आपने कोई और पॉइंट लिख दिया जो यहाँ जो इससे अप्लाई नहीं हो रहा, तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। हम जो भी पॉइंट बताएंगे उसमें कम से कम हमें एप्लीकेशन दो करनी होगी। बेहतर तो है कि हम दो करें, प्रॉपर उसको अप्लाई करके दिखाएं उसको, कि 80 फ्रूट पिकर्स देंगे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वो भी केस स्टडी से अप्लाई करें। सो ये अगेन बता दूं, अगर आपने कोई नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड बताया और वो इस पे नहीं लगता, या आपने अप्लाई नहीं किया, तो देर इज नो मार्क्स, जीरो मार्क्स। ठीक है, ये पेपर मुश्किल होता है, इसमें थोड़ा एहतियात से काम करना होता है। चले जी, हम जरा शुरू से कर लेते हैं, ए पार्ट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई वन कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो मुझे को बता सकता है कि अच्छा, इसमें सिर्फ नाम बताना है बस, उस थ्योरी का नाम बताना है विथ ऑनर, जिस बंदे ने, सॉरी, जिस बंदे ने उस थ्योरी को इनिशिएट किया था उसका भी नाम बताना है। तो मुझे बता सकते हैं कंटेंट थ्योरी क्या होता है, या मोटिवेशन की कितनी थ्योरीज होती है? दो थ्योरीज पढ़ी होंगी, एक प्रोसेस, एक कंटेंट। प्रोसेस थ्योरी क्या बताती है? हाउ वर्कर इज मोटिवेटेड। प्रोसेस थ्योरी क्या बताती है? हाउ वर्कर इज मोटिवेटेड। और कंटेंट थ्योरी बताती है व्हाट मोटिवेट वर्कर्स। कंटेंट थ्योरी कहती है वो क्या चीजें होती हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं। तो एक ही थ्योरी है प्रोसेस थ्योरी। रोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ी, आपने पढ़ी होगी, ठीक है, वो हमारी थी, क्या नाम है, प्रोसेस थ्योरी थी। कंटेंट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेलर की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है ना, आपने मास्लो की थ्योरी पढ़ी होगी। तो आप किसी भी थ्योरी का नाम बता, नाम प्रॉपर लिखें, मास तो नहीं लिखें, आप लिखें मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। आप हर्जबर्ग नहीं लिखें, आप लिखें हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। मायो मायो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मायो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ठीक। मैकक्लेलैंड की थ्योरी पे एतराज है। मैकक्लेलैंड की थ्योरी पे काफी लोग एतराज करते हैं कि ये कंटेंट है, ये प्रोसेस है। तो उस पे आप उसे कंटेंट में भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो मैकक्लेलैंड थ्री नीड्स थ्योरी। मैकक्लेलैंड कहता था इंसान तीन चीजों के लिए काम कर रहा होता है, अचीवमेंट के लिए काम कर रहा होता है, सोशल के लिए काम कर रहा होता है, पावर के लिए काम कर रहा होता है, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमें खाली आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने बोला मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, ये टर्म आपने नहीं पढ़ी होगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमें इसमें बताना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। तो इसमें आप एग्जांपल, इसमें आप एग्जाम्पल। बेटा माइक बंद कर लें, बेटा, फादर, फादर बेटा माइक बंद कर लें। ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये आपके लिए फर्स्ट टर्म होगी। मैं जरा बता देता हूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या चीज है। बेसिकली सप्लाई चेन कहते हैं, जब आप एक चीज बनाते हैं ना, जब आप एक चीज को प्राइमरी प्राइमरी सोर्स के तौर पर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब हम कह लें रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर को डिलीवर होने तक जो पूरा प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू डिलीवरी टू द कस्टमर, टू द फाइनल कस्टमर। जब हम फाइनल कस्टमर को वो चीज पहुंचा कर आ रहे होते हैं और रॉ मटेरियल से उस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सप्लाई चेन। ये नया कोर्स में टॉपिक एड हुआ है, सप्लाई चेन।
और सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को इस तरीके से मैनेज करना कि कॉस्ट कम से कम आए और हमारे जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के वो इजीली अचीव हो जाए। तो फ्रॉम रॉ मटेरियल टू डिलीवरी टू द फाइनल कस्टमर, द होल प्रोसेस इज नोन एज सप्लाई चेन। यानी जो भी आपके गुड्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू टू डिलीवरी टू द फाइनल कंज्यूमर इज नोन एज सप्लाई चेन। और इसको मैनेजमेंट करने से मुराद है कि उसको इस तरीके से मैनेज करना कि हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एड कर सकें, कम से कम हमारी कॉस्ट आए और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो इजीली अचीव हो जाए। ये कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आप इसको डिफाइन कर लीजिएगा और फिर इसका एक फीचर बता लीजिएगा, फीचर से मुराद इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है। और इस तरह के जो सवाल होते हैं, एक्सप्लेन द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जनरल सवाल जो होते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है केस स्टडी से दें, आप कोई भी दे सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आप एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करें, डेफिनेशन दें और इसका कोई एक फीचर बता दें, लेकिन फीचर थोड़ा सा अप्लाई करके बताएं। ठीक है। अच्छा जी। तो इसमें इसमें सप्लायर भी आ जाता है, इसमें आपके एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करने वाला है वो भी आ जाता है, सारी पार्टीज आ जाती हैं। यहां तक बातें क्लियर हैं ताकि मैं आगे जाऊं? मेरा मुझे यस एंड नो में रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आगे जाऊंगा ना। आप लोग खामोश बने बैठे रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कैसे पढ़ा रहा हूँ? अच्छा जी। ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला कौन सा वाला? एन एम्प्लॉय वर्क फॉर 8 आवर्स, एक एम्प्लॉय हमारे पास 8 घंटे काम करता है, एंड पिक 5 बॉक्सेस ऑफ एप्पल, 2 बॉक्सेस ऑफ बनाना एंड 4 ट्रेज ऑफ स्ट्रॉबेरीज। ठीक है। रेफर टू टेबल 1.1 एंड अदर इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉय पे यूजिंग पीस रेट एंड टाइम बेस। अच्छा जी। मैं जरा इसको बता दूं, यहाँ एम्प्लॉयज ने रोना शुरू किया है। इसको जरा पढ़ लेते हैं एक बार क्योंकि आगे सवाल आएगा, इसमें समझना पड़ेगा। The employees would like to introduce time-based payment at a rate of 4.50 per hour. Employees चाह रहे हैं, कौन चाह रहे हैं? हम नहीं, एम्प्लॉयज चाह रहे हैं कि भाई आप पीस रेट नहीं करें, हम पहले पीस रेट देते थे। ठीक है, हम पहले क्या देते थे? पीस रेट देते थे। एम्प्लॉयज बोले भाई आप टाइम रेट सिस्टम कर लें और क्या ना पीस रेट को आप हटा दें, और टाइम रेट में 1 घंटे का हम देंगे 4.50। तो उसने एक जनरल सवाल पूछा है कि ये बताएं अगर हम पीस रेट से टाइम रेट पे जाते हैं तो एम्प्लॉय पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं एज अ पीस रेट कितना मिलेगा। तो 5 बॉक्स ऑफ एप्पल, 2 बॉक्स इसके और 4 ट्रेस के देख लेते हैं। अगर 5 बॉक्स एप्पल के एम्प्लॉय बनाता है और 2 बॉक्स बनाना के एम्प्लॉय मैनेज करता है और 4 बॉक्स किसके, 4 ट्रेस किसके, स्ट्रॉबेरी के एम्प्लॉय अगर मैनेज करता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10, ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1.3, और ये हमारे पास हो जाएगा 12। तो बताएं कितना आ गया ये? मैं दोबारा देख लेता हूँ। 5 बॉक्सेस एप्पल के, 2 बॉक्सेस बनाना के और 4 ट्रेज उसके। जी गाइस, टोटल कितना आ गया ये? 25 आ गया, नहीं आ गया? यस सर, ये हो जाएगा 25। यहाँ तक मेरे साथ है? अच्छा। अब आते हैं जरा उसके ऊपर। वो कह रहे हैं अगर हम इसको 4.50 के हिसाब से पैसे दें, 4.50 ये रहा, तो हम देख लेते हैं अगर हम इसको 4.50 के हिसाब से पैसे देते हैं 8 घंटे के, तो ये हो जाएगा 45। 45 में से आप 9 माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 36। इसका मतलब अगर हम टाइम रेट लेकर आए तो पैसे बनेंगे 36 और पीस रेट लेकर आए तो पैसे बनेंगे 25। उसने सवाल में चेंज बोला है, डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो 25 - 36, हमें प्लस माइनस नहीं दिखाना, हम डिफरेंस दिखाना है। हम 11 शो करेंगे कि अगर हम पीस रेट से टाइम रेट की तरफ जाएंगे तो पे में 11 रुपए इजाफा हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है? आगे चलते हैं, टाइम शॉर्ट है। ये वाला सवाल कह रहा है एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ एफएफ इंट्रोड्यूसिंग अ टाइम बेस्ड पेमेंट सिस्टम। अगर हम टाइम बेस्ड पेमेंट सिस्टम लेकर आते हैं तो क्या एडवांटेज होगा? तो डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक लाइन की दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जल्दी है तो नहीं दें, कोई मसला नहीं है, आपसे वो पैसे नहीं काटेगा। तो अच्छी बात है, हम क्या करें, डिफाइन कर दें कि टाइम बेस्ड क्या होता है। हेयर एम्प्लॉय इज पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर वर्क। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंड ऑन द जॉब, हम उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर रहे होते हैं। जनरल वन लाइन डेफिनेशन। अब इसमें एक बात सुनने की, अप्लाई करवा रहा है, एफएफ को क्या फायदा होगा? एफएफ को, एम्प्लॉयज को नॉर्मल सवाल है, एफएफ को क्या फायदा होगा? अब इसके लिए आपने क्या करना होगा बेटा, हम अपने पॉइंट नहीं बनाएंगे, हम केस स्टडी को देखेंगे। हम केस स्टडी को देखेंगे और केस स्टडी के हिसाब से पॉइंट बनाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आप बताएं क्या कहते हैं, पीस रेट में क्या मसला होगा अगर हम पीस रेट पे बंदे को लगा दें, वो फ्रूट पिक करता रहे, वो कोशिश करेगा ज्यादा ज्यादा पिक करूं, और जब टाइम पे लगा दो तो वो सुकून से पिक करेगा, तो क्या होगा?
वैसे तो पीस रेट के टाइम रेट के फायदे बहुत हैं, ठीक है ना, सुकून से काम हो रहा होगा, बहुत सारे यानी बिजनेस का ये सीन होगा कि क्या नाम है, अगर क्या नाम है प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रही है, सीजन चल रहा है, मतलब बार बार सीजन होता है ना, सीजन में रश होता है, तो पैसे आपको कम देने पड़ते हैं। लेकिन जनरल सवाल है, तो आप केस स्टडी को देखें तो क्या समझते हैं। एक जनरल बात करता हूँ, देखें पीस रेट में क्या होता है, जैसे आजकल लोग कपड़े सी रहे हैं, तो धड़ाधड़ कपड़े सी रहे हैं, धड़ाधड़ कपड़े सी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा हम कपड़े सिएंगे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मैं टाइम रेट पे रख दूं, तो उनको वैसे ही पता है यार, पैसे मुझे वही मिलने हैं, चाहे मैं एक दिन में 5 जोड़े सीऊं चाहे मैं 10 जोड़े सीऊं। तो वो क्या करेगा, जोड़े सुकून से सिएगा। क्यों खामखा मेरा मेहनत करूँ इतनी ज्यादा, वो कम सुकून से काम करेगा। जब सुकून से काम करेगा तो मुझे पता है क्या क्या फायदा होगा, क्वालिटी क्या हो जाएगी मुझे बताएं। आपकी जो क्वालिटी है प्रोसेस की, वो इंप्रूव हो जाएगी, आपकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। क्वालिटी इंप्रूव होने से क्या मुराद है, आपके फ्रूट डैमेज क्या होंगे, कम होंगे, आपके फ्रूट डैमेज कम होंगे। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो फ्रूट पिकर्स हैं वो रिलैक्स होके काम करेंगे, ठीक है, वो स्ट्रेस में नहीं होंगे, वो रिलैक्स होके काम करेंगे, और रिलैक्स होके इस तरीके से स्ट्रॉबेरी पिक करेंगे, तरीके से जो है क्या नाम है, कोशिश करें एप्लीकेशन ज्यादा करें, 2 बार करें, एक पॉइंट के अंदर 2 बार करें और अप्लाई करवाएं उसको। तो वो कोशिश करेंगे एप्पल को तरीके से पिक करेंगे, बनाना को पिक करेंगे। तो ऐसा कोई भी एप्पल जो डैमेज होगा, रोटन होगा, वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि आगे हमारी रेपुटेशन अच्छी होगी, और सुपर मार्केट और जो रिटेलर्स हैं जहां हम माल रखवाते हैं वो हमसे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करवाएंगे। बेटा रेहान, बेटा तुम सही कह रहे हो, तुम देखो, हर चीज का एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है, तुम सही कह रहे हो। अगर हम इस तरह यानी अगर हम क्वालिटी हमारी अच्छी होगी तो उससे ये होगा कि क्या नाम है, डिस्कार्ड करेंगे रोटिन फूड, तुम्हारा आउटपुट कम होगा, ये बात तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बात सही है। लेकिन एक बात है देखो, लॉन्ग टर्म में बिजनेस को फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में बिजनेस को फायदा होगा, कस्टमर टूटेंगे नहीं उसके। जब जब पता लग जाएगा ना रिटेलर को, होलसेल जो रिटेलर्स है आपका, जो सुपर मार्केट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स, उनको पता लग जाएगा कि ये जो पैकेज फ्रूट दे रहे होते हैं ये अच्छा होता है, क्योंकि उनका बिजनेस ऐसा होता है कि उनकी क्वालिटी में मैटर करती है। तो कस्टमर तो चल जाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट वाले क्वालिटी वाली चीज मांगेंगे, वो वही माल स्टॉक करते हैं जो ज्यादा अच्छा चल सकता हो। तो अगर माल जल्दी खराब होगा, शिकायतें ज्यादा होंगी, तो आपको मसला होगा। ठीक है बेटा, अच्छा जी, और क्या पॉइंट आ सकता है। और ये पॉइंट आ सकता है कि अगर आप आएंगे पीस से टाइम रेट की तरफ आएंगे, तो ये फायदा होगा, एम्प्लॉयज विल गेट हायर पे। एम्प्लॉयज को क्या होगा, हायर पे मिलेगी। हायर पे से क्या होगा सर, वो मोटिवेट होंगे। मोटिवेट कैसे होंगे, उनको पता है कि क्या नाम है अपना, आप उनकी पे देख लें, पे आप उनको कितनी दे रहे थे पहले, पे आप उनको दे रहे थे 25 दे रहे थे, ठीक है, और नॉर्मली अब अगर वो काम करेगा आवर्स पे, तो आप 11 रुपए ज्यादा देंगे, ठीक है, 36 देंगे। तो एम्प्लॉय विल गेट हायर पे, हायर पे से अपनी नीड्स पूरी कर सकेंगे, वो ज्यादा कमिटेड होंगे बिजनेस के साथ, वो ज्यादा डेडिकेटेड होंगे। और इसको थोड़ा अप्लाई करके बताएं कि उनकी हायर पे से क्या मुराद है, कि अगर हम पीस रेट से टाइम रेट की तरफ आते हैं, तो नॉर्मली अगर एक बंदा 8 घंटे काम करता है तो उसको 11 रुपए ज्यादा मिलते हैं। जिस तरह बाकी एम्प्लॉयज को भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो अपनी नीड्स को ज्यादा पूरा कर सकेंगे और बिजनेस के साथ ज्यादा कमिटेड होंगे, ज्यादा डेडिकेटेड होंगे। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं वो मोटिवेटेड होंगे तो काम अच्छा करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे, इससे बिजनेस की सेल बढ़ेगी, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगेन एप्लीकेशन का होना जरूरी है, एप्लीकेशन में ये कैलकुलेशन जो आपने की थी ये भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक बातें क्लियर है। एनी क्वेश्चन, ताकि मैं आगे चलूं। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पर, टाइम बहुत शॉर्ट है तो फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, फाइनल क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। कह रहा है एवेल्युएट द लाइकली इम्पैक्ट। इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यार तुम्हारी बात सही है कि अगर हम पीस रेट पे आते हैं ना, क्या नाम है, आर्स पे आते हैं, तो पैसे बढ़ जाएंगे। देखिए, वो कह रहा है सिर्फ मुझे एडवांटेज बताओ, सिर्फ एडवांटेज बताओ। देखो, हर चीज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, हमें एडवांटेज बताने। अगर तुम कस्टमर के एंगल से देखोगे तो ये फायदा है। यही जो बात की ना मैंने, कि अगर हम क्या नाम है पे ज्यादा देंगे, तो वो कस्टमर को, सॉरी, एम्प्लॉयज के एंगल से देखोगे तो ये फायदा है, एम्प्लॉयज को पैसे ज्यादा मिलेंगे, पे ज्यादा होगी। लेकिन यही चीज तुम अगर एम्प्लॉयर के एंगल से देखो तो वो नुकसान है। तो हमें जनरल फायदे, तो जब हम कोई पॉइंट बता रहे होते हैं तो फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ये बात तुम्हारी सही है। लेकिन हमें फायदे कोट करने, तो हम फायदों पे फोकस करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एवेलुएट द लाइकली इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट नेगेटिव भी होता है, इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होता है, हमें दोनों बताने होंगे। ऑन एफ एफ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कौन है। अब यहाँ ओनर का वर्ड नहीं बोलना, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो स्टेक होल्डर में कौन आएगा, शेयर होल्डर आएगा। ठीक है, स्टेक होल्डर में कौन आएगा, रेस्टोरेंट आएगा।
ठीक है, सुपर मार्केट आएगा, ये इसके कस्टमर है, कस्टमर का वर्ड नहीं बोलना आपने, कस्टमर का वर्ड बोला तो गए। इसी तरीके से क्या नाम है, इसकी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज में कौन आ रहा है, फ्रूट पिकर्स आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, वैसे सवाल पूरा पढ़ लेता हूँ। ऑफ इंप्रूविंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी से मुराद है कि ऐसे काम करना, इस तरीके से काम करना कि पोल्यूशन कम से कम हो, इस तरीके से काम करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज अवेलेबल हो। ऐसा नहीं हो कि रिसोर्स एक्सप्लॉइट हो जाए, रिसोर्स आगे जनरेशन के लिए भी क्या हो, अवेलेबल हो, ये मुराद है सस्टेनेबिलिटी से। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे किसको, सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप डिफाइन करेंगे किसको, स्टेक होल्डर को। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। इसके बाद हम जरा पढ़ते हैं, अब जरा फाइनल पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर बताता हूं। द फूड इंडस्ट्री हैज रिसेंटली बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अ लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इनके ऊपर एतराज हो रहा है फूड इंडस्ट्री के ऊपर, जो पैकेज फूड है जो भी है। इन रिस्पॉन्स एफएफ डायरेक्टर प्लान टू मूव फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग टू यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल। एक तो पहले ये प्लास्टिक पैकेजिंग करते थे, अब सोच रहे हैं रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करें। रिसाइकल मटेरियल ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, रिसाइकल मटेरियल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना होता है, और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है, लेकिन एक कॉस्ट में इजाफा होता है। ठीक है। दिस वुड रिक्वायर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। अब इसके करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू मशीनरी बाय करनी पड़ेगी, जो फ्रूट को क्या करे, पैक करे। जब न्यू मशीनरी बाय करेंगे तो कॉस्ट में भी इजाफा होगा, न्यू मशीनरी बाय करेंगे तो फाइनेंस भी चाहिए होगा, न्यू मशीनरी बाय करेंगे तो वर्कर्स भी चाहिए होंगे जो उसको चला सकें। न्यू मशीनरी बाय कर रहे हैं पैकिंग के लिए, तो जो वर्कर पैकिंग करते थे उनका क्या करेंगे सर, उनको गुड बाय करेंगे। अगर गुड बाय नहीं कर सके उनको, तो फिर यही कर सकते हैं कि उनको ट्रेन करके मैनेज करेंगे, तो ट्रेनिंग कॉस्ट आएगी, उनको मोटिवेट करने की कॉस्ट आएगी। ठीक है। फियर आएगा बाकी इंप्लॉयज में कि आज उन्होंने ये किया है कल दोबारा करेंगे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। द मशीनरी वुड मेक द पैकेजिंग प्रोडक्शन मोर कैपिटल इंटेंसिव। तो देख लें, काम कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, लेबर इंटेंसिव काम हो रहा था, तो इस पे ये पैकेजिंग में हो रहा है, सिर्फ हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह नहीं हो रहा, सिर्फ पैकेजिंग में हो रहा है। एफएफ डायरेक्टर आर ऑल्सो कंसिडरिंग ग्रोइंग फ्रूट दैट रिक्वायर फ्यूअर केमिकल्स। केमिकल कम यूज करेंगे, केमिकल कम यूज करेंगे, और पानी भी कम यूज करेंगे। तो अब आप फ्रूट इस तरीके से ग्रो करना चाह रहे हो जिसमें केमिकल कम यूज होगा, फ्रूट इस तरीके से कम करना यूज कर, फ्रूट इस तरीके से कल्टीवेट करना चाह रहे हो जिसमें पानी कम यूज होगा। इसका मतलब आपको सीड्स अच्छे चाहिए होंगे, आपको सीड्स चाहिए होंगे, आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे। ठीक है, जो कल्टीवेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो जब ये चीजें चाहिए होंगी, तो इट मीन्स आपको सप्लायर भी चाहिए होंगे। फिर जो पुराने सप्लायर उनका क्या करें, उनके कॉन्ट्रैक्ट का क्या करें, जो नए सप्लायर है वो कैसे मैनेज होंगे, उनकी कॉस्ट आएगी, नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फायदा भी है इस चीज का, नुकसान भी है। फायदा नुकसान क्या होगा कि क्या नाम है, आप लेस वाटर, सॉरी लेस वाटर कंज्यूम होगा, फ्यूअर केमिकल चाहिए होंगे, तो कम्युनिटी खुश भी होगी। अच्छा, हमें इम्पैक्ट स्टेक होल्डर पे बताना है, स्टेक होल्डर पे। तो यहाँ सप्लायर की मैंने बात की है और लोकल कम्युनिटी की बात की है। हाउएवर दिस विल रिक्वायर चेंजेस टू एफए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये इसने बोल दिया है कि अगर हम ये करेंगे, इससे इसकी जो पूरी सप्लाई चेन है, जो जितने भी सप्लायर इन्वॉल्व हैं, रॉ मटेरियल से लेकर डिलीवरी तक, उन सब में चेंजेस आएंगी। ठीक है। अब सवाल को जरा देख लेते हैं। Evaluate the likely impact on FF stakeholder of improving the sustainability of operation। इसमें आपने क्या करना है, कोई भी सस्टेनेबिलिटी मेथड उठाएं जो ये उठा रहा कर रहा है, कोई भी सस्टेनेबिलिटी मेथड उठाएं जो ये कर रहा है। उसके बाद रेलेवेंट स्टेक होल्डर उठाएं जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कोशिश करें इन दोनों में एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन डेवलप्ड होनी चाहिए। डेवलप मीन्स आपने ये पहला काम किया, मेथड उठाया, आपने कहा लेस केमिकल यूज करेगा, ये मेथड है। हम जो है क्या नाम है, पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल करेंगे, ये मेथड है। हम जो है पानी कम यूज करेंगे, ये मेथड है। अब इसका इम्पैक्ट कौन से स्टेक होल्डर पे पड़ेगा। अगर हम केमिकल कम यूज करेंगे तो लोकल कम्युनिटी प्लीज होगी, खुश होगी, ये डेवलप एप्लीकेशन होगी। आपने बताया कि क्या नाम है, अगर हम बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग करेंगे तो एथिकल कस्टमर्स जो है वो खुश होंगे, ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे सप्लायर जो जिनकी मार्केट में एथिकल कस्टमर्स ज्यादा हैं वो खुश होंगे, वो हमारा माल स्टॉक ज्यादा करेंगे, ये एप्लीकेशन होगी। आपने कहा अगर हम मशीनरी परचेज करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे तो हमारे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो नाराज होंगे। तो एग्जामिनर कह रहा है एप्लीकेशन डेवलप्ड होनी चाहिए। जो भी आप पॉइंट उठाओ, आपको ये दोनों चीजें उसमें दिखानी होंगी, दोनों चीजें। हमने सवाल में बोला है स्टेक होल्डर, दूसरा बोला है सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। अब इसको आगे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेशन देने के बाद आपने मेथड उठाया, आपने स्टेक होल्डर उठाया, इसको आगे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस पे इम्पैक्ट बताएं। इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव बताएं, नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव भी बताएं। चलें जी, पहले आते हैं शेयर होल्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप मशीनरी परचेज करने जाते हैं
मैं चाहूंगा टाइम कम है, जल्दी से बताएं। शेयर होल्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम मशीनरी यूज करने जा रहे हैं, परचेज और मशीनरी कर रहे हैं, ताकि हमारी पैकेजिंग अच्छी तरीके से हो सके। शेयर होल्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जल्दी बताएं। चले मैं स्पीड से लिख लेता हूँ जितना हो सकता है। शेयर होल्डर पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब आप मशीनरी बाय करेंगे ना, एक मिनट सबर करें, जब आप मशीनरी बाय करेंगे तो उसका मतलब ये कि हमें कॉस्ट चाहिए होगी, उस पर कॉस्ट इनकर होगी, कॉस्ट इनकर होगी तो हमें फाइनेंस चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा। तो अगर फाइनेंस लोन के जरिए अरेंज करते हैं, अगर फाइनेंस लोन के जरिए अरेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाएंगी। इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेंगी तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, डिविडेंड कम होगा तो शेयर होल्डर क्या होगा, शेयर होल्डर डिस्करेज होगा, शेयर होल्डर क्या होगा, डिस्करेज होगा। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन लेकिन हाउएवर, ये सवाल किसका है, ये सवाल उसका है, क्या बोलते हैं, आपका एवोल्यूशन का सवाल है, 12 मार्क्स का है। हाउएवर, जजमेंट डिपेंड अपॉन, या इफेक्ट डिपेंड अपॉन, जो इसका इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जो भी बिजनेस है, एफएफ। अगर इसके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, गियरिंग रेशियो उसका कम है, और माशाल्लाह से इसके पास क्या नाम है, गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, इसके पास पैसे मौजूद हैं, तो फिर इतना इम्पैक्ट पे नहीं पड़ेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में जाके इनको फायदा होगा। परचेज ऑफ मशीनरी से ये होगा, थोड़ा सा कैश फ्लो कम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आगे फायदा होगा। ये आप और भी लिख सकते हैं इसमें, और भी जाके लिख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जाके लोग ज्यादा बाय करेंगे, वो करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में जाके क्या होगा, डिविडेंड बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म में जाके क्या होगा, शेयर प्राइसेस बढ़ेंगी। तो ये एक पार्टी में मैंने बताया, एक पार्टी बताया। चले जी, एम्प्लॉयज पे आ जाते हैं। आप जो है कैपिटल इंटेंसिव होने जा रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव होने जा रहे हैं, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयज पे। आप एम्प्लॉयज पे ये इम्पैक्ट बता सकते हैं कि आप अगर कैपिटल इंटेंसिव होंगे, मशीनरी लेकर आएंगे, तो वो एम्प्लॉयज जिनका ताल्लुक पैकेजिंग से है, वो एम्प्लॉयज जिनका ताल्लुक पैकेजिंग से है, जाहिर है उनको रिडंडेंट करना पड़ेगा। तो रिडंडेंट करना पड़ेगा तो क्या होगा सर, रिडंडेंसी कॉस्ट आएगी, रिडंडेंसी कॉस्ट आएगी। एक मिनट रुकिएगा, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ फिर दोबारा ऑन कर रहा हूँ, ठीक है।